तो हमने started a new topic in the class that was 7 C's, and we already discussed the definition and the significance of 7 C's in communication skills, both in spoken as well as in the written communication. And we have already discussed a few. The first one also, completeness. G. So conciseness, I think we were discussing. So we'll continue that discussion. थोड़ा सा उसको एक recap कर लेते हैं. G. Who would like to define 7 C's? Just raise your hand. And then I will unmute you. G. आप लोगों ने क्लास में लास्ट टाइम बहुत डिस्टरबेंस की थी, तो इसलिए मैंने आज जो है वो आप सब लोगों को अटेंडीज बना दिया. पहले आप लोगों का स्टेटस प्रेजेंटर्स का था, but you people made a lot of disturbance in the class. ठीक है, तो अब जो भी रिप्लाई करेगा तो वो हैंड रेज करे. ठीक है, then he will be allowed to speak. जी, 7 C's क्या होते हैं? जी, शाफिया आप बताएंगी? शाफिया. अरहमना वसीम. अरहमना. अरहमना, can you hear me? आमना जफर. जी, आमना जफर. जी. Yes, please. What are 7 C's? Who 7 is this? C's. Is it आमना और अरहमना? Amna Zafar. ठीक है, जी बताइए. Completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, आई थिंक correctness. थर्सडे को ही थी ना हमारी क्लास. तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? कौन सा वाला प्रिंसिपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड? Completeness. ठीक है जी. तो उसमें क्या हमने डिस्कस किया था? कैन यू डिफाइन वन मेन पॉइंट? That completeness is important in आज communication because if we have the proper or clear information about any particular thing, then there should be no waste of time. फाइन, ठीक है. So how we can bring करने जा रहे हैं now and someone else going to start ठीक the है, meeting. how we can bring completeness in the message? Yes. मोहम्मद हमदान. जी, हमदान. जी,
जी हमदान। Yes, turn on your mic and give the answer. जी माँ सिद्दीकी। जी मोहम्मद माँ सिद्दीकी। मेरी आवाज दोनों जगह क्लियर आ रही है, both in MT and IMT? Maz, I think Maz is from IMT. जी आ, सोहा वक्कास। सोहा वक्कास। Soha, can you hear me? जी अगर कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करना, so shall I assume that is he or she is not in the class? जी माज, हमदान। तानिया, माँ सिद्दीकी is from MT और IMT? मिस एमटी के स्टूडेंट है। अच्छा, IMT के CR का नाम पता है आपको? यस मिस उबैद, उबैद पूरा नाम क्या है? मोहम्मद उबैद रजा। ओके, I don't think so he is in the class. उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्लास को? नो मिस, उनका रिस्पांस भी नहीं आ रहा, मैसेज किया हुआ उनको मैंने। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है एमटी के कुछ बच्चे, क्योंकि मैंने तो उन्हीं को शेयर किया है ना लिंक, तो एमटी के कुछ बच्चे ज्वाइन ना कर पा रहे हो। वैसे तो कैलेंडर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे आईएमटी वाले, लेकिन लिंक नहीं फिर शेयर हुआ होगा ना। मैं कर देती हूँ उनको शेयर। बाकी मिस काफी सारे स्टूडेंट्स के नेट इशू आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, इसकी वजह नेट से वो जवाब दे पा रहे हैं। सोहा वकास का मैसेज आया अभी। हाँ, नेट इशू इतने सारे बच्चों का तो नहीं आना चाहिए, चलें किसी किसी का तो आ सकता है, इतने सारों का तो नहीं आना चाहिए। सोहा का आया मेरे पास अभी तक मैसेज। अच्छा, आईएमटी के उबैद तो सीआर है, और कोई है स्टैंड बाय उनका सीआर या जीआर? मिस आई डोंट नो, बट मेरे पास उनका है, मैं उसमें शेयर कर देती हूँ। हाँ चले, लिंक फॉरवर्ड तो करें ना, ओके मिस। क्योंकि हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ इज एब्सेंट ना। मुझे नहीं पता वो लिंक की वजह से कर पा रही है, क्या मसला है। ओके। शर्जील। शर्जील।
तो वकास जिंदा सुनिए का तारीख जी शर्जील, yes, can you please give the answer of my question? जी मेमो का टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ठीक है शर्जील, तो ये हमारा जो फिजिकल में भी जो हमने स्टार्ट किया था दोनों सेक्शंस में, ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। So we are going to start the new topic today. That is 7 C's. The chat box option is visible to all of you, and if it will be needed, we can share screen option also. Okay, 7 C's of effective business communication. जी, 7 C's का word, what comes in your mind इफ्तिखार with this अहमद। topic? अच्छा, ये टॉपिक जो है हमारा इफ्तिखार अहमद। जी, आप स्क्रीन शो कर रही हैं? मैंने इसकी पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन if you want the option of जी। screen sharing, हम कर लेते हैं जो- उसको। इस आप स्क्रीन शेयर ही करना डायरेक्ट, बार बार खोल के देखना पड़ेगा। जी जोहा साजिद। सब लोगों को ऐसे होता है या किसी को आ रही है clear? अच्छा, आपका माइक्रोफोन सही नहीं है, है। सही आ रही है। ओके, क्लियर आ रही है। आपका को भी हो सकता है। यस मैम, क्लियर है मैम। लेट मी। तो मुझे आप सब लोगों की आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा जस्ट हैव सम थिंकिंग। 7 C's का जो टॉपिक है, पहले हमने जो टॉपिक किया, फॉर एग्जांपल रीडिंग स्किल्स के साथ रिलेटेड एक टॉपिक था, ठीक है, कि रीडिंग टेक्निक्स को लेके हमने बात की। फिर इंट्रोडक्टरी जो हमारा क्लास में हमने टॉपिक किया था, जोहा मुझे क्लास में नजर क्यों नहीं आ रही? जोहा साजिद in the formal communication. This the situations when we are having communication for any official purpose, official correspondence. Okay, तो इस से को सुन के क्या आपके जहन में आ रहा है? थोड़ा सा just do इस some टॉपिक का brainstorm. नाम 7 C's, 7 टाइप ऑफ सी। आप खुद अपने आप को मतलब वो है क्लास में लिस्ट में आप आ रही हो? आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया जोहा या उसको परमिशन के थ्रू किया, लॉबी के थ्रू? What are 7 C's and what's their आना चाहिए importance? ना, वरना लिस्ट में आना चाहिए। अच्छा, चैट में मैंने लिखा भी है, ठीक है, और ओके
बट स्टिल इफ यू आर इन द क्लास तो मुझे आप नहीं चाहिए ना। अच्छा आप हैंड रेस करो जरा, जस्ट रेज योर हैंड। हैंड रेस तो कर सकते हैं ना आप लोगों के, सबके माइक्स डिसेबल्ड हैं, ठीक है ना। तो जिससे पूछा जाएगा सिर्फ उसी का ही माइक अलाउ होगा। अच्छा आपने हैंड रेस कर दिया है, बट स्टिल आई कैन सी यू। IMT की जी आप ऐसे कर लें, ये हाँ टाइम जाया करते हैं। रिज्वाइन कर लें। आप लोगों में से जब किसी से पूछा जाए ना बेटा, तब जोहा बोलें, एमटी एक की साथ हैं नहीं मेरा ख्याल बोलें, है। ठीक है। रानिया, जोहा, साजिद ये जो है ये एमटी जी की आप हैं, बताइए। आपकी क्लास की है। IMT तैन आप आईएमटी की हैं, IMT से। अच्छा। तो क्या इशू हो रहा है, क्यों नहीं मुझे वो मतलब CR यस क्या है इनका यस टीचर, स्टेटस? सिद्धांत के IMT से हैं, इनको निकाला जा रहा, बार बार कोई एक्से रिमूव कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं पता नहीं ये सिद्धांत मीन्स को। बार बार ये लोग निकाल रहे और हैं। चैट अभी तो मैं ओपन एंटर है। हुआ हूँ, फिर बाहर निकाल रहे हैं चलिए और बार बार। आंसर कर दे, इट्स IMT ओके वाले कह रहे फाइन। हैं ओपन है, और MT खानिया दी जी GR फ्रॉम MT। युसरा, सोहा ऑफ आपका हो गया इंटरनेट मसला हल हो गया? सोहा वकास Yes, miss. जी बताइए, कंप्लीटनेस का क्या था कि किस मिस तरीके से सिप्टैन आ गया। कंप्लीटनेस ला सकते हैं? सिग्निफिकेंस तो हो गई कि क्या फायदा है, अब कैसे चेक कर सकते हैं क्राइटेरिया, व्हाट जी इज द क्राइटेरिया? मतलब हाउ आई कैन ब्रिंग कंप्लीटनेस एंड, मैंने 2 या 3 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, कोई एक बता दें, कोई सा एक बता दें। Miss, it should answer all the question. You was give something and desire for extra information or guide. ओके एंड व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? कॉमनली कॉल्ड, क्या हम उनको कहते हैं? क्या कहते हैं? WH क्वेश्चंस, ठीक है, 5 WH क्वेश्चंस। चलिए जी सोहा, यस नाउ आई कैन सी यू। ओके यस यस नाउ आई कैन सी यू। जी सोहा, Should I give the answer right now, or is someone have given the answer? yes someone has given the answer. Soha has told you can simply uh, just tell the answer. What are those commonly called questions? क्या कहते हैं हम, क्या नाम दिया गया उनको कंप्लीटनेस में जिनको आंसर करना जरूरी होता है? Those 5 W's. 5 WH क्वेश्चंस, ठीक है जी। ओके कंसाइजनेस हमने स्टार्ट कर दिया था, विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। कंसाइजनेस क्या होती है? कंसाइजनेस ये होती है कि वी आर सेइंग समथिंग विद द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें अब भी इसका सिग्निफिकेंस उसकी क्या थी या इम्पोर्टेंस उसकी क्या थी कि इट सेव्स द टाइम, टाइम ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है। मुख्तसर बात करना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? टाइम सेविंग, ठीक है जी। फिर जो है ऑफ कोर्स इजी टू अंडरस्टैंड होती है ना मुख्तसर चीज। अब उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कि
yes की तरह conciseness किस तरीके से, how could we bring the conciseness in our message. ठीक है, उसमें हमने इसी तरह से पॉइंट्स पढ़े थे. तो what were those points? जी, what were those points? Reduces confusion, misunderstanding. ठीक है, और उसमें प्रिसाइज होना पड़ता है. ठीक है, Avoid प्रिसाइज repetition and I think extra information. It all only gives specific information. ठीक है, और प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट ना, जैसे कोई चीज हम टू द पॉइंट करते हैं, मतलब कोई इररिलेवेंट बात नहीं हम कर रहे, और क्या कहते हैं, डायरेक्टली टू द पॉइंट, स्टिक टू द मेन पर्पस. ठीक है, इस तरीके से जो है हम अपना जो है वो whatever is the purpose or point of view, उसको हम अपने रिसीवर तक जो है वो कन्वे करते हैं. ठीक है, अच्छा ये मैंने इसका वो आप तक शेयर कर दिया था ना कल, सबके पास है ना इसका. Avoid lengthy expressions, include only the relevant material and then avoid the unnecessary repetition. तो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था, अवॉइड लेंथी एक्सप्रेशंस. इसमें एग्जांपल्स भी थोड़ी सी तो डिस्कस की थी. एट दिस टाइम हमने ये डिस्कस कर ली थी एग्जांपल्स, इसकी एट दिस टाइम है तो इसकी जगह नाउ, या टू द फैक्ट दैट उसकी जगह बिकॉज, ये हमने डिस्कस कर लिया था. जी, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, दूसरा मैंने ओनली द रेलेवेंट मटेरियल ये डिस्कस कर. रेलेवेंट मटेरियल क्या है, सबसे पहले आपकी जो अप्रोच है ना इसमें वो डिफरेंट होनी चाहिए एज कंपेयर टू द एसे राइटिंग. जब ऐसे कंपोज करते हैं हम उसकी ईच एंड एवरी डिटेल को फोकस करते हैं. ठीक है, तो हर एंगल, और एक मकसद ये भी होता है कि कंप्रिहेंसिव बात करनी है, लंबी बात करनी है, उसमें वर्ड लेंथ होती है. ठीक है, जैसे अगर आपको टास्क दिया गया है 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो आपको वो 250 वर्ड्स पूरे करने होते हैं. उस 250 वर्ड्स या 350 वर्ड्स की जो टारगेट को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको डिटेल में फोकस करते हैं. लेकिन जो हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, उसमें हम इस चीज को, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो उसमें हमें इसलिए इसको शॉर्ट रखना है, तो फिर इररेलेवेंट चीजों को, जो मतलब स्लाइटली इररेलेवेंट होंगी, उनको भी हम जो है वी मे लीव देम ना इन आवर रिटन मैसेज स्पेसिफिकली. वर्बल में फिर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बंदा हमारे सामने है, वी कैन गेट द इमीडिएट रिस्पॉन्स. लेकिन रिटर्न अगर हम इररेलेवेंट बात करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि हमारा मैसेज जो है वो अनआंसर्ड ही रह जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ. ठीक है, तो इसलिए इस चीज का आपने ख्याल रखना है. इसी तरह से उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट मेथड सिंपल यही है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही इंक्लूड करें. ठीक है, लॉन्ग इंट्रोडक्शंस अवॉइड करें, नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को अवॉइड करें. एक्सप्लेनेशंस बहुत कम देनी चाहिए. ठीक है,
किसी चीज का मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है वहां पे एक्सप्लेनेशन पे जाए, वरना सिंपल डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट पॉइंट्स। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट था अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। अच्छा, अननेसेसरी रेपिटेशन में एक तो ये चीज आती है कि जो आपने कह दिया एक दफा उसको आप दोबारा ना कहें। ठीक है, ये तो एक मेन सा पॉइंट हो गया। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि रेपिटेशन इज नेसेसरी फॉर फोकसिंग सम स्पेशल इशू, तो वहां पे आप कर सकते हैं। जैसे कोई नई चीज बता रहे हैं लेकिन वो पुरानी किसी चीज से रिलेट करके बताना है, तो इसलिए पिछला वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। अगर किसी पर्पस के लिए रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं। ठीक है। तो क्योंकि दोबारा दोबारा से कहना से क्या होता है कि द मैसेज कैन बिकम लेंथी एज वेल एज बोरिंग फॉर द ऑडियंस। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी रेपुटेशन। अब उसमें कैसे आप एक एक तरीका सबसे कॉमन क्या है, जैसे अगर कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लंबे लंबे नाम होते हैं, तो उन नामों को बार बार पूरा रिपीट नहीं करेंगे, शॉर्टर नेम्स को रिपीट करेंगे एक दफा, या एब्रीविएटेड नेम्स को। पहले एक दफा तो आप उसके फुल नेम को कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर ये किसी वजह से आप लेटर में लिख रहे हैं, तो एक दफा तो आप इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद फॉर द सेकेंड एंड थर्ड इंस्टेंस फिर आप DUET लिखेंगे, क्योंकि अगर आप हर दफा दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो पूरे लाइन में तो नाम ही आ गया, तो 5 से 6 लाइन्स तो इस नाम में निकल जाएंगी अगर हर दफा पूरा पूरा लिखने लगे। तो हर दफा पूरा नहीं लिखेंगे, एक दफा पूरा लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम्स के लिए फिर उसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उसको एक दफा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, देन वी विल से PPL, इस तरीके से। ठीक है। तो फिर ऐसे स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसको सिर्फ स्पेक्ट्रम कह दें आप। तो ये मतलब शॉर्ट नेम्स या एब्रीविएशंस यूज करेंगे। तो इस यूनाइटेड नेशंस है, उसके डिफरेंट जो इदारे हैं, तो उनका एब्रीविएशन यूज होता है ज्यादातर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कंसाइजनेस लाने का ये भी एक तरीका होता है, यू हैव टू यूज शॉर्टर नेम्स एंड द एब्रीविएटेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, क्योंकि वी विल कीप इन व्यू ना कि रिसीवर ऑलरेडी नो अबाउट द टर्म्स या कंप्लीट नेम्स, इसीलिए इट इज अननेसेसरी टू राइट इट इन अ कंप्लीट फॉर्म अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ी सी देखनी है। So this was all about conciseness. Now the third point, consideration. What is consideration? जी, consideration को हम किस तरह से simply meaning क्या लेंगे इसका? Consider से निकला है, जैसे किसी को कहते हैं ना please consider my request. Consider तो किसी चीज का consider करना, उसको जहन में रख के बात करना, इस तरह से। तो कम्युनिकेशन में कंसिडरेशन का मतलब होता है कि we have to convey our message by considering the receiver interests in mind. We have to keep our receiver in our mind, our reader in our mind. अगर हम लेटर लिख रहे हैं या किसी काम के लिए जब कोई कम्युनिकेशन होता है पर्पस के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म लेटर होती है, इनविटेशंस, लेटर्स, मेमोस। तो हम ड्राफ्ट करते वक्त we have to keep our receiver in our mind. ठीक है। आप बिजनेस प्रपोजल सेंड कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि योर रीडर शुड अग्री और शुड लाइक योर सजेशंस और योर प्रपोजल। तो वो तभी होगा ना जब आप थोड़ा सा अपना लैंग्वेज या अपना जो अल्फाज हैं वो इस तरह के रखेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट जो है उसको फोकस करके आप बात करें। ठीक है। सो कंसिडरेशन मीन्स we have to
draft our message by keeping our receiver in the mind. This is very important in effective communication. ठीक है, स्पेशली एक बिजनेस ग्रुप दूसरे बिजनेस ग्रुप से जो कम्युनिकेट करता है, तो they have to keep in mind their target group. ठीक है, consideration is very important in the 7 C's, all the 7 C's, 7 principles. This is very important. Now 3 specific ways to indicate or to bring consideration in the message. ठीक है जी, first one is focus on you instead of I. Number 2, point show audience benefit or interests for the receiver. Number 3, emphasize positive and pleasant facts. So, focus on you instead of I का क्या मतलब है? That you have to always write a message in a way that how your audience should be benefited from it. जैसे हम किसी बात को ये कहने की बजाय कि मुझे ये सही लग रहा है या मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ऐसे कर लें, तो इसकी बजाय हम ऐसे कहेंगे आपके लिए अच्छा है अगर आप ऐसे कर लें, आप के लिए ये यूजफुल है अगर आप ऐसे कर लें, या आपको ये सुनकर खुशी होगी, ठीक है, आप ये सुनने या आपके लिए ये चीज बहुत फायदेमंद है, इस तरीके से, मतलब आपको फोकस करना, बजाय इसके कि हम ये चाहते हैं, हमारा ये ख्याल है, मुझे ये सही लग रहा है, ये होता है आई एटीट्यूड। और आपके लिए ये फायदा है, आप इसमें यूं भी कर सकते हैं, आप उसके लिए आपका उसमें ये भी बेनिफिट हो सकता है, आपको उससे ये भी फायदा मिल सकता है, यू कैन हैव द एडवांटेज, यू कैन हैव सम सेविंग। इस तरह ये यू एटीट्यूड है, दैट वी आर फोकसिंग यू इंस्टेड ऑफ आई। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जब आपसे कोई इस तरह बात करेगा, अगर आप ऐसा करें तो आपको ये फायदा होगा, ठीक है, बजाय इसके कि अगर आप ऐसा करें तो मुझे ये फायदा होगा। तो जब आप करके बात करते हैं तो मतलब लोग जो है वो जेन्युइनली इम्प्रेस हो जाते हैं ना, कि उनकी चीज को उस हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी का सेकंड पॉइंट ये है कि शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। You should talk about the benefits, the interests, the need of receiver in your message. तो जितना ज्यादा डिटेल में आप इस चीज से बात करेंगे, अब उसमें एक ये चीज जहन में आ सकती है आप लोगों में से किसी के भी, कि भाई उन्हीं का ही फायदा है, तो फिर हमें क्या इसमें फायदा होगा, ये सारा फायदा दूसरी ही बंदे को पहुंचना है। नहीं, बिजनेस जो प्रपोजल्स होते हैं या इंटरेस्ट होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं। जैसे अब एक चीज मैं कन्विंस कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम मार्केटिंग फॉर माई प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं ये कहूंगी ना कि आप अपना एक्सपीरियंस कोई अगर जहन में रखें कुछ भी शॉपिंग करने का, जब आप जाते हैं तो हाउ डू यू कन्विंस्ड, जब आपको ये बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी वारंटी है, तो यू फील सेफ। ये वारंटी अगर आपको कोई मसला ऑफर ले आया है हमारे पास, हम चेंज कर देंगे, मतलब डिफरेंट टाइप की ऑफर्स दी जाती हैं। कोई कहता है हम चेंज कर देंगे, कोई कहता है हम रिपेयर ऑफर करेंगे, कोई कहता है हम ये प्रोडक्ट एक्सचेंज कर देंगे आपको, या कोई कहता है आपके पैसे वापस हो जाएंगे, हमारी एक्सचेंज की भी पॉलिसी है, हमारी रिटर्न की भी पॉलिसी है। तो जब आप इस तरह की बात सुनते हैं तो आप सेफ फील करते हैं कि भाई मैं अगर कोई चीज ले भी रही हूँ या रहा हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरे मनी सेव है, ठीक है। ये होते हैं ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट। अब उसका ये फायदा है कि वो एक चीज उसको चाहिए, उसको जरूरत है, उसने ले ली, बाय कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड कि मेरी मनी सेव है, मुझे नुकसान नहीं हो। उसका ये फायदा है, आपका ये फायदा है कि आपकी चीज बिक गई। तो फायदा तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, ठीक है। तो बात सिर्फ कहने के अंदाज की, कहने का अंदाज क्या होना चाहिए। तो जैसे अब इसमें एक एग्जांपल है, अगर आप सुने तो, I am delighted to announce that we will extend to make shopping more easier or uh, hours extended, ठीक है। ये अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि we'll be able to shop in the evenings with the extended hours, ठीक है। एक है I am delighted to announce that we will
extend our timings to make shopping more easy for you, make shopping more easy. बस I am delighted to know. और एक ये है कि you will be now, you will be glad to know that now you will be able to shop in the evenings with the extended hours. So readers always react positively when benefits are shown to them, and this happens with everybody. ठीक है, और यही पर्पस होता है ना हमारा कि our receivers, our listeners should react positively, should respond positively on our suggestions. ठीक है, अब इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना होता है तो किस तरह कन्विंस करना होता है? आपकी तरफ से कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है और नाउ यू वांट सम बिग कंपनीज टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, तो आप उनको कन्विंस करने के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे इसमें आप बताएंगे इस प्रोजेक्ट के क्या क्या फायदे होंगे। तो वो ये तो नहीं आप बताएंगे ना इस प्रोजेक्ट का मुझे ये फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा, आप ये बताएंगे इस प्रोजेक्ट का आपको क्या फायदा होगा। ओनली देन इन्वेस्टर्स विल गेट रेडी टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। तो ये चीज ठीक है, लिखने का तरीका, हालांकि असल में फायदा दोनों को हो रहा हो, लेकिन हमने कहना ऐसे होता है जैसे फायदा हमारे, हमें उनका ज्यादा ख्याल, हम उनके इंटरेस्ट ज्यादा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बात लिखनी है या बात करनी है, ट्राई टू एड्रेस देयर नीड्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उसमें आप ये बताएंगे कि यू हैव, किस तरह से अपने मैसेज को प्रोसीड करें कि व्हाट हैज बीन डन सो फार फॉर देम, या हाउ देयर क्यूरीज आर कंसर्न्ड। ठीक है, और ऑलवेज अवॉइड व्हाट हैज नॉट बीन डन। अच्छा, ये भी है कि जो नहीं हुआ, जो उसकी चीजें लेफ्ट ओवर है उनको आप फोकस ना करें। ठीक है, जब अर्लियर स्टेज होती है तो जो हो चुका है उसको हाईलाइट करें। ठीक है, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन डन बाय यू फॉर देयर इंटरेस्ट, यू विल हाईलाइट ओनली दोज एफर्ट्स। ठीक है, और फिर ये बात है कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट फैक्ट्स शुड बी हाईलाइटेड। समटाइम्स कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कुछ नेगेटिव होता है कुछ पॉजिटिव होता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग पहले क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे कि यू विल डिस्कस द प्लेजेंट थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, ये फायदा होता है कि वो जो है एक सुनने वाले को, जब जैसे कोई गुड न्यूज या कोई खुशी वाली चीज होती है तो उसमें इंसान रिलैक्स हो जाता है, इजी हो जाता है, और फिर उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके बाद जब उसको उसका बेटर पार्ट बताया जाता है या डिफरेंट पार्ट बताया जाता है तो वो उसको सुन लेता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द गुड न्यूज दैट ही और शी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड। लेकिन अगर पहले से आप बैड न्यूज बता देंगे तो उस इम्पैक्ट की वजह से बाद वाली गुड न्यूज को एंजॉय नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो पहले गुड न्यूज बताएं, पहले प्लेजेंट चीजों को हाईलाइट करें, और उसके बाद फिर आप अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट पार्ट जो भी डिस्कशन का है या जो भी उस प्रोजेक्ट का है। जाहिर है कि हर चीज के समटाइम्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बाय साइड, तो यू बी हाईलाइटिंग advantages first and then disadvantages, not in the sequence के disadvantages first and then advantages। ठीक है, तो ये भी कंसिडर अपनी बातचीत में। ठीक है, अच्छा, और ये दोनों, फिर मैं इसको बताऊंगी कि बार बार कहूंगी कि ये दोनों ही मोड्स पे अप्लाई होगा, रिटन और स्पोकन। आप मीटिंग में हैं, अपनी सजेशन दे रहे हैं, तो भी ये कंसिडरेशन का जो है जो रूल है वो अप्लाई होगा। और जैसे आप एज अ मीटिंग पार्टिसिपेंट मीटिंग में शामिल हैं, ठीक है, तो एजेंडा में शामिल है कि जी कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है, सजेशंस आ रही हैं, उसमें आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं। ठीक है, या आप अपने प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी की मीटिंग किसी दूसरी कंपनी के ग्रुप से हो रही है, ठीक है, तो आप उन्हें कन्विंस करना चाह रहे हो। ये काम लेटर के थ्रू होता है और समटाइम्स मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं तो आप लाइव डिस्कशंस के थ्रू उन्हें कन्विंस करते हैं, तो भी आपने इसी तरह कंसिडरेशन के रूल को फॉलो करना है कि जी आपका ये फायदा है, अच्छा इसमें ये है, ये benefit ये है, इसकी प्रॉफिट ये है, और इस तरीके से डिस्कशन को आपने आगे प्रोसीड करना है। चाहे इसके केस में ये मसला है, इसमें ये रुकावट,
वो भी आएगा बट इट विल कम नेक्स्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमने स्पोकन में भी बात करनी होती है, और इसी तरह से हमारे अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, उसमें भी हमने इस चीज को ध्यान में रखना है कि दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उनको जहन में रख के बात करनी है, like considering keeping their feelings in your mind। ठीक है, तो इस तरह से जब आप बात करेंगे, मैसेज लिखेंगे, तो that will always be appreciated and will be responded in a positive way। ठीक है, और यही हमारा मकसद होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होते भी यही हैं कि आप जो है वो अपने मैसेजेस के लिए पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स लेके आए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Yes, miss. हमदान, I'm not getting response from few people, although their mics have been enabled, and I don't know the reason for that। जी, मोहम्मद हसनैन, जी हसनैन आपका माइक इनेबल्ड है? मोहम्मद हसनैन, जी आप बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर? जी, मॉर्निंग क्लास है या क्या मसला है भाई? आज आप लोगों की स्ट्रेंथ कम है ना? हम्म, जी हसनैन आप रिप्लाई करें, मैंने आपका mic, नहीं मैंने ऑन कर दिया है, आपका माइक ऑन है। यस मिस, सब क्लियर है। ठीक है, आप आईएमटी से हो या एमटी से हो? MIM। मोहम्मद हसनैन अलग है, मोहम्मद हसान अलग है, सही है, ओके। अच्छा, और फिर दोबारा से मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगी कि इन चीजों को हमने पर्सनल कम्युनिकेशन में भी अप्लाई करना है। आप घर पे भी बात कर रहे हैं तो भी ऐसे ही बात करनी है, ठीक है? मतलब ये नहीं होता कि घर में तो बहुत फॉर्मल होता है तो वहां पे क्या जरूरत नहीं, अच्छे तरीके से बात करने की जरूरत तो सबको ही होती है ना। आप अपने किसी भाई को कोई काम करें या बहन को कोई काम करो, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दें, तो ये तो नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह वजह कर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये किया लेकिन इस वजह से ये नहीं हो पा रहा, तो ये दैट्स अ गुड वे। ठीक है, तो उसमें इस चीज को आपने जहन में रखना, यू हैव टू हाईलाइट द गुड पार्ट। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट सम एग्जांपल्स दैट हाउ कैन वी शो कंसिडरेशंस। अपने पॉइंट्स पढ़ लिए आपने कि क्या है, ठीक है? टॉक अबाउट ऑडियंस बेनिफिट्स, उसकी मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, या हाईलाइट द प्रेजेंट फैक्ट्स फर्स्ट। इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स एक दो जहन में लेके आए डेली लाइफ के साथ। Miss, यू कैन हैव अ टाइम ऑफ 1 मिनट, और फिर मैं पूछती हूँ आपसे। what was the question?
कि how can we show consideration in our daily life or in official routine, business routine. Point आपको पता लग गए हैं कि you have to highlight the pleasant things first and then the bad things. Yeah, how you can uh, present your point of view by highlighting the interests of your receivers. ठीक है, तो इसकी कोई एग्जांपल्स एक दो जो आप दे सकें. Okay. जी, who would like to share the examples? Any one example? जी, Arhamna. Yes, share your example. Arhamna. I think your mic is open. Hamza Liaquat. जी, Hamza Liaquat. अच्छा, Arhamna. जी, Arhamna. Now your mic is open. Yes. It's open now. Arhamna Wasim. Without consideration, I am happy to inform you that we have improved our services. With consideration, you will experience faster services with our new improvements.
experience of, can you repeat the last line? Arhamna? I am happy to inform you that we have improved our services. With consideration, you will experience faster services with our new improvement. ठीक है. You will experience faster service. You will experience the better service than before. कुछ भी ठीक है. जी, anyone else? और कोई? जी. Miss, basically, consideration in daily communication means thinking about interest, feelings, and needs of the person you're जी. talking to before speaking to someone or writing something. Like हाँ. if I should give an example, so if a friend is upset, instead of giving advice immediately because it will not work, so I will first listen and comfort him. This shows that I am caring about his feeling, and it is the good fact. Yes. Yes, whatever is And needed for them, first you will provide them. yes, ठीक है. ठीक है, that is a good example. Yes. Anyone from boys side? इफ्तिखार अहमद. मिस मुझे रिसीवर का इंटरेस्ट नहीं समझ आया था जो आपने कहा था, लाइक इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, बट इतना समझ आया कि रिसीवर के इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखना होता है मैसेज को शायद क्लियर और इफेक्टिव बनाने के लिए शायद. नहीं, ऐसा नहीं कहते. जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, समझे हमने किसी प्रोजेक्ट की, ठीक है, या जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो कभी, किसी आप शॉप पे जाते हैं, आपने अपने लिए ड्रेस लेना है, तो वहां पे जो सेल गर्ल्स हैं या सेल्स बॉयज हैं वो आपको कैसे बताएंगे कि देखें इसमें ये ऑफर है, अभी आज अगर आप लेंगे तो आपको ये ऑफर भी मिल जाएगी, मतलब वो डिस्काउंट मिल जाएगा या कुछ भी. तो लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है. इस तरह की कोई बात ओके. होती है जैसे. तो यस. या ये कि आप ले लें, इसमें बहुत मतलब ये भी बहुत अच्छी प्राइस में आया हुआ है, तो हो सकता है कुछ दिन बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए या सेल ऑफ हो जाए, इस तरह की कोई चीज ना. तो ये इसका मतलब है आप हार्ड उसको उसका इंटरेस्ट के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. ये होता है ना ऑडियंस बेनिफिट्स या इंटरेस्ट, इस टाइप की जो चीजें होती है ना वो. जी. एनीवन फ्रॉम बॉयज साइड? जी. हमदान. हमदान. तमजीद. जी. तमजीद. तमजीद. शर्जील. जी. शर्जील. जी. शर्जील, आप बताएं. आपका माइक ऑन है, मतलब इट इज अनेबल्ड. जी.
जी, boys are not responding, I am noting. Anas, is it Anas Islam or Anas Aslam? Anas Islam. Anas Islam. जी, यस टीचर। कोई एग्जाम्पल? Example of consideration. हम्म मैंने बताया ना आपको कि जब अगर ये जैसे एग्जाम में आता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा नोट लिखने के लिए आ जाए, और एक ये पॉसिबिलिटी है ये नोट लिखने के लिए ना आए। टीचर इसकी एग्जांपल्स होंगी थिंकिंग अबाउट ऑडियंस नीड। हमें जो है उसकी ऑडियंस की नीड्स को समझना चाहिए क्या होती हैं, तो ये ये तो और पॉइंट अपना मैसेज जो है ना। एग्जाम्पल बताए ना एवरीडे लाइफ में या वैसे। जी मिस। ये तो पॉइंट आप सही बता रहे हैं, लेकिन मुझे इस पॉइंट की एग्जाम्पल में इंटरेस्ट है, जैसे एवरीडे लाइफ में हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हमारे उसमें थिंकिंग अच्छी होती है, अगर हमारी सोच अच्छी होती है किसी उसमें ग्रुप में, तो हम लोग जब अपना आइडियाज देते हैं तो लोग उसको कंसीडर करते हैं और इससे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कंसिडरेशन का जो पॉइंट है। आई होप इट इज ऑल क्लियर। जी क्लास, इट इज क्लियर, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप ये अगर आता है कंसिडरेशन, ठीक है, तो कंसिडरेशन को डिफाइन आप करेंगे, उसके बाद कंसिडरेशन के बेनिफिट्स, और उसके बाद तीसरा ये कि हाउ यू कैन ब्रिंग कंसिडरेशन इन योर मैसेज। वो 3 पॉइंट्स ये जो हैं हमारे, वन बाय वन के, फोकस ऑन यू एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ आई, ये वाला, ठीक है, हाईलाइट ऑडियंस इंटरेस्ट्स एंड नीड्स एंड इंटरेस्ट्स, और उसके बाद फिर हाईलाइट द प्लेजेंट फैक्ट्स फर्स्ट, ठीक है, ये वाला तीसरा पॉइंट है। जैसे अब आप किसी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपके पास कोई किसी का कस्टमर आता है किसी काम के लिए, ठीक है, अब किसी वजह से आपको पता है इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से हम इनका काम नहीं कर सकते, तो एक एक तरीका ये आप मतलब डायरेक्टली इस तरह से ब्लंटली रिप्लाई कर दें कि जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द फेवर ना, हम आपको कोई सर्विसेज नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास ये चीज नहीं है। और एक इसी बात को आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे वैसे ही आपका काम हो जाएगा, आप प्लीज ये ले आइए, तो जैसे ही आप ये ले आएंगे तो आपका काम फौरन हो जाएगा, वी विल ग्लैडली डू दिस सर्विस फॉर यू। और एक तरीका ये है कि जी आप ये तो लेके ही नहीं आए, आपका काम कैसे हो सकता है, आप थोड़ा ख्याल करते, जब आपको पता था इस काम के लिए आ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट तो लेके आते। एक तरीका ये है। अब जाहिर है जब आप ये कहेंगे कि आप ये ले आइए, जैसे ही आप ले आएंगे आपका काम हो जाएगा, ये ज्यादा रिलीफ देगा ना आपके कस्टमर को, बजाय ऐसे कि जी ये आप क्यों नहीं लेके आए, तो बड़ा जरूरी चीज थी, ये लेके आते तो ही हो सकता था, अब आपके पास नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अब इनकार तो आप दोनों सूरतों में कर रहे हैं, इस सूरत में भी कर रहे हैं, उस सूरत में भी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में आप ब्लंटली रिफ्यूज कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा उसको परेशानी भी महसूस होगी। दूसरे वाले में आप सिर्फ उसको कह रहे हैं बस जल्दी से ये ले आए, जैसे ही आप ये लेके आएंगे हम फौरन से आपके लिए ये कर देंगे, फौरन से ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर। तो मतलब कहने के अंदाज का एक फर्क है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू आपने कनेक्ट करना है। एग्जाम में जब भी जो सा भी प्रिंसिपल आएगा, एग्जांपल्स लाजमन देनी है, एग्जांपल्स के बगैर मार्क्स सही नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज द कंक्रीटनेस, completeness, conciseness, consideration, and now the fourth point, concreteness. concreteness क्या होती है? concrete का वर्ड क्या शो करता है? हम्म जी,
कंक्रीटनेस क्या होती है? जी अब्दुल समद। कंक्रीट, कंक्रीट का वर्ड सुन के क्या जहन में आता है? अगर मैं कम्युनिकेशन के हवाले से बोलूँ तो बात को वाजे करना, या फिर उसको सही से बयान करना, स्पेसिफिक बनाना, जैसे किसी फैक्ट को बताना, फिगर्स और रियल एग्जांपल्स देना। और जी, और तो थोड़ा सा क्लियर करें अपने पॉइंट को। जी सोहा, थोड़ा सा क्लियर करें। करेक्टनेस से होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और प्रोफेशनल इमेज बनती है, और मतलब मेन पॉइंट को डिफाइन करना, या कोई ऐसा पॉइंट जिससे उसको एक ही बात में डिफाइन हो जाए। या ठीक है। सोहा, कैन यू रिपीट योर पॉइंट? जी सोहा वकास, किसने अभी लास्ट? जी माज, आपने तो बताया, आपसे पहले कौन था? सोहा थी, आई थिंक इट्स सोहा। जी कौन था वो, जोहा थी या सोहा थी? मीन्स आई एम सो सॉरी, मेरा नेट का इशू हो गया था। जी जी बोले, आप क्या कह रही थी? मीन्स मैं ये कही थी कि कंक्रीटनेस का मतलब आई थिंक कि अपनी बात को स्पेसिफिक और वाजे बनाना, लाइक कोई जनरल अल्फाज के बजाय फैक्ट्स, एग्जांपल्स या नंबर्स को दिखाना, इससे बात को स्ट्रॉन्ग बनाना या बिलीवेबल या और समझने में इजी होती है। मिसाल अगर लाइक इफ आई शुड गिव एन एग्जांपल तो अगर लाइक आई हैव यूज्ड 500 लास्ट मंथ, तो ये कंक्रीट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमने बहुत लाइक इन अ प्रोडक्ट वे, इन अ कंपनी वे, आई एम सेइंग कि मैंने 500 प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर बेचे हैं, तो सेल किए हैं, तो ये कंक्रीट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, मैं इसमें समझा नहीं पा रही सही से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप पहले अपने जहन में क्लैरिटी के साथ सोचे ना, फिर बोले। थोड़ा सा इसको पहले अपने जहन में क्लियर करें, फिर बोले ना। जी अच्छा, कंक्रीट का वर्ड जो है समथिंग सॉलिड, कहते हैं ना ये दीवार है, ये कंक्रीट की वॉल है, तो समथिंग दैट इज वेरी सॉलिड, सबसे मेन मीनिंग इसका ये होगा। तो हमारा जो भी स्टेटमेंट होना चाहिए, जो भी हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन में, वर्ड्स वो सॉलिड होने चाहिए। वो इससे नहीं होने चाहिए मे बी, शायद, अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो, इस तरह नहीं होता। ठीक है। सॉलिड वर्ड्स क्या होते हैं कि अगर आप पूछें किसी से कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मेरिट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी दिस ईयर, तो आप बताएं, आपको आंसर दिया जाए जी द मेरिट क्लोजेज एट 92%। ठीक है, कि मतलब 92% पे। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, सॉलिड कंक्रीट आंसर है, तो उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जी अच्छा इस यूनिवर्सिटी का मेरिट क्या है। 92 पे मेरिट क्लोज हो गया, मींस के द लास्ट स्टूडेंट टू गेट एडमिशन वाज हैविंग 92% परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। अब इसके बजाय एक आंसर ये हो सकता है कि इसकी बजाय दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली 85, आई थिंक 85 से अबव। अब इससे कोई क्लियर जजमेंट नहीं हो पाएगी सुनने वाले को। 85 से ऊपर तो 86 भी होता है, 87 भी, 88 भी, लेकिन एग्जैक्ट कंक्रीट आंसर क्या है? 91%, 92%। तो ये हमने जब हम
स्टेटमेंट्स देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो हमारे स्टेटमेंट्स सॉलिड होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए, ठीक है। स्पेशली जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो व्हाट आर द फाइनेंसेस या प्रॉफिट रेट क्या है, तो स्पेशली इन केस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स हम वी हैव टू बी एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेसी आती है इसमें ना, जो मेन चीज है, मतलब इस तरह के वर्ड्स नहीं आते, शायद, अंदाजन, मेरा ख्याल है, ख्याल टाइप की चीजें नहीं आती। आपको सॉलिड फैक्ट्स पे बात करनी होती है, ठीक है। और फैक्ट्स की फैक्चुअल चीजें क्या होती हैं, जो आपकी जो आप जिनको आप मतलब सेकेंड भी करें तो वो फैक्ट्स की बेस पे करें, फैक्चुअल एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये है कंक्रीटनेस, कि आपने ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना जो डबल मीनिंग देते हो, ठीक है, कंफ्यूजन वाले मीनिंग्स देते हो, इस तरह के वर्ड्स को आपने यूज नहीं करना स्टेटमेंट्स को, क्योंकि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। योर मैसेज शुड बी स्पेसिफिक इंस्टेड ऑफ जर्नल, स्पेसिफिक आंसर देना है आप, ठीक है। जनरल सा आंसर नहीं देना, जनरल सेंस में, स्पेशली इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि दिस type of general answer can create misunderstanding of words, and it can create problem for both the parties, that is for both receiver and sender, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो सकती हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल टीचर जैसे कोई कंपनी है, उसका पूरे साल की सेल बताना, इस महीने में इतनी हुई है, मतलब इस महीने में इतनी, ये भी तो उसमें आ सकते हैं ना, ठोस सबूत में, करेक्ट में। हाँ, उसमें लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स फिर आपने लेने हैं और फिर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करने, ये नहीं यस कि टीचर, जैसे सेल का ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ डिफाइन करते हैं ना टीचर, हाँ, परसेंटेज मालूम करते हैं। जो भी ग्राफ में जो भी वैल्यूज होंगी आपकी, वो फैक्चुअल वैल्यूज होंगी, ठीक है। अंदाजे से सोची हुई वैल्यू, एजम्पशंस पे नहीं चलना, एज्यूम्ड वैल्यूज नहीं होंगी, ये चीज है बताने की असल मकसद जो है। कुछ चीजें होती है ना, हमने एज्यूम कर ली होती है, एज्यूम नहीं। अच्छा, इसमें एक और टर्म भी आती है, कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव ना, तो यू हैव टू गो फॉर डेनोटेटिव मीनिंग्स इंस्टेड ऑफ कॉनोटेटिव वंस। अब इन दोनों में क्या फर्क है, कॉनोटेटिव में और डेनोटेटिव में क्या फर्क है? डेनोटेटिव होते हैं डायरेक्ट डिक्शनरी बेस्ड मीनिंग, जैसे किसी चीज का मतलब देखना आप डिक्शनरी में खोलें तो उसका एक ही वर्ड होगा हर डिक्शनरी में, ठीक है। तो किसी भी डिक्शनरी को उठा के देखें, डिस्क्राइब डिक्शनरी को, तो उसमें उसका वर्ड का सेम मीनिंग होगा, ठीक है। लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग्स वो होते हैं विच वी लिंक्ड विद द वर्ड्स आवर एक्सपीरियंसेस या कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। किसी जैसे हम कभी कहते हैं फॉर एग्जांपल किसी प्रोवर्ब से रिलेटेड होता है, या कल्चरल सेंसेस होती हैं, एक ही चीज जैसे एक कल्चर में अच्छी समझी जाती है, कल्चर में बुरी समझी जाती है, ठीक है। जो इस तरह के जो आइडियाज या नोशंस हैं जो एसोसिएट करते हैं हमारे जहन में, ठीक है। जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल किसी की मॉडेस्टी को हम डिफाइन ऐसे करें कि द पीपल, समवन हु इज वेरी रिलीजियस, समवन हु इज फॉलोइंग द रिलीजन स्ट्रिक्टली, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि भाई ही इज द मॉडेस्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन कोई और रिलीजन में मॉडेस्टी का मीनिंग ये होगा कि समवन हु इज डूइंग द गुड थिंग्स, ठीक है। हम उसमें हर चीज को कवर करते हैं क्योंकि हमारा कल्चर ऐसे है ना, तो ये सोशल वैल्यूज ऐसे हैं कि मॉडेस्टी में हम हर चीज को शामिल करते हैं कि द पर्सन हु इज डूइंग गुड थिंग्स, ठीक है, and the person who lives his life according to the religion, who dresses up according to the religion, each and everything is included.
इन द डेफिनेशन ऑफ द मॉडेस्ट पर्सन। ये है डेनोटेटिव, क्योंकि हम इस जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के सोशल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उस चीज को डिफाइन करें। लेकिन मॉडेस्टी की को डिफाइन किसी और मतलब कल्चर का बंदा, अगर आप वेस्ट में चले जाएं वहां पे मॉडेस्टी किसी और तरह डिफाइन की जाएगी। वो उसमें ड्रेसेस को नहीं लाएंगे, ड्रेसिंग को नहीं लाएंगे, वो उसमें सिंपल थिंकिंग को लाएंगे। ठीक है, कि थिंकिंग कैसी होती है एक मॉडेस्ट पर्सन की। तो अब ये डिफरेंट हो गया ना कॉन्सेप्ट मॉडेस्टी का इन डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, एक चीज तो कॉमन है कि ठीक है समवन हु इज डूइंग गुड थिंग्स, लेकिन हम उसमें बहुत वास्ट कर देते हैं उस चीज को। तो इसी तरह से ये होता है डेनोटेशंस जो हमारे कल जो हमारे बहुत जनरेशन से चीजें चल रही होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनहेरिट करते हैं हम वो कॉन्सेप्ट्स जनरेशन टू जनरेशन। तो वो एक बिलीव्स और तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है अब डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव का डिफरेंस समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। डेनोटेटिव डिक्शनरी बेस्ड मीनिंग, तो ये कॉन्क्रीटनेस जो होती है वो डेनोटेटिव मीनिंग होती है, जो एग्जैक्ट मतलब कि ऐसा वर्ड बोले जो दूसरा उसी सेंस में ले, दूसरा किसी और सेंस में ना ले उसको। डबल मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं बोलने, क्लियर इमेज वाले वर्ड्स बोलने। ठीक है, तो उसमें अब किस तरह से हम ला सकते हैं कि फायदा इसका क्या होता है कंक्रीटनेस का, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, आपका मीनिंग जो है वो सही परसीव किया जाता है जब डायरेक्ट वर्ड्स बोलते हैं हम। ठीक है, जब हम एक्सप्लेनेशंस अटैच करते हैं तो एक्सप्लेनेशंस पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है। अच्छा, तो इसको अपने मैसेज में इंक्लूड करने का क्या तरीका होता है कि यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर मैसेजेस। नंबर 2, पुट एक्शन इन योर वर्ड्स एंड देन चूज इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स में वही जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि you have to be precise and concrete in both written and oral communication। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें स्टूडेंट्स GMAT scores are higher this year, और एक इसी बात को इस तरह से कहें कि in 2024 the GMAT scores averaged 600 but in 2026 they had risen to 650। तो कौन सा वाला कंक्रीट एक्सप्रेशन, पहला वाला या सेकंड वाला? जी, पहला वाला कंक्रीट कहलाएगा या दूसरा वाला? पहला था स्टूडेंट्स GMAT स्कोर्स आर हायर दिस ईयर। अब ये भी नहीं पता लग रहा हायर हैं तो कितना हायर हैं, पहले कितने थे, हायर होके कितने हुए, किस ईयर की बात हो रही है। दूसरे में हम ये कह रहे हैं इन 2024 द GMAT स्कोर्स वाज एवरेज 600 बट बाय 2025 it has been risen to 650 620। तो फिर टीचर इसमें दूसरे वाला होगा क्योंकि इसमें सारी चीज एक्सप्लेन की जा रही है, कितने साल में कितने बच्चे मतलब पास हुए हैं, ग्रेड प्लेन कितना नहीं बन रहा है। बताई जा रहे हैं, एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं, यूं कह लो। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने मैसेज इस तरीके से लिखना है जब भी आप कोई फॉर्मल बिजनेस लेटर में चीजें शामिल करेंगे, तो इस तरीके से। ये नहीं अंदाजन मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज कर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था पुट एक्शन इन योर वर्ब्स। जैसे verbs can activate other words and helps make your sentences more alive, so you have to use active rather than passive voice। active voice करें, जैसे we will do this बजाय इसके कि it will be done by us। इस तरह we will do this office compiles statements बजाय इसके कि the function of this office is the compilation of statement। एक ये जुमला है the function of this office is the compilation of statements, और एक है this office compiles statement। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, पहला वाला या दूसरा वाला? This office, the function of this office is the collection of payment।
दिस ऑफिस कलेक्ट्स पेमेंट्स। कौन सा वाला ज्यादा सॉलिड और कंक्रीट है? जी, एनीवन फ्रॉम गर्ल्स साइड? कौन सा होगा? This office collects payments. Here the function of this office is the collection of payment. I think this office is the collection of the payment. No, this office collects payments. ये active voice मतलब इसमें हम action जो है वो verb में नजर आ रहा है. This office collects payments. Collects payments. Action in verb. Collection of payments. Action in noun. Collection is the noun. ठीक है? तो हमें action जो है वो अपने verb में डालना है, noun में नहीं. ये ज्यादा strong sentence होता है. इसी तरह एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज करनी चाहिए. पैसिव वॉइस वहां यूज करें जहाँ पे हमने किसी चीज को हाइड करना हो. जैसे अब किसी से कोई गलती हो गई है, फिर वहां हम कहेंगे द प्रॉब्लम हैज बीन अकर्ड. अब द प्रॉब्लम हैज बीन अकर्ड बाय मिस्टर सो एंड सो ये कहना जरूरी नहीं है एथिकली. मीटिंग में कोई चीज डिस्कस हो रही है, उसमें प्रोजेक्ट प्रोग्रेस डिस्कस हो रही है, किसी की गलती को सबके सामने हाईलाइट नहीं करना, ये कहना है कि हाँ जी ये मसला हो गया है. तो ये पैसिव वॉइस. इन सिचुएशंस में पैसिव वॉइस पे जाएंगे. अदरवाइज ज्यादातर एक्टिव वॉइस यूज करनी है कि वी विल डू दिस, वी हैव डन दिस. ठीक है, तो ये हो गया, ये काम हो गया है, इस तरह से, बजाय इसके कि ये काम किया गया है. ये हाँ तब कर ले इन सम सिचुएशंस, बहुत सारे लोगों के सामने किसी की गलती को हाईलाइट नहीं करना होता. हाँ, 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रही है फिर आप कह दें, ठीक है. लेकिन इस तरह की सिचुएशन में पैसिव वॉइस और मोस्ट प्रेफरेबली एक्टिव वॉइस आपने यूज करनी होती है. सही है. अच्छा, फिर इसी तरह से चूज इमेज बिल्डिंग वर्ड्स. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है, जैसे मेटाफर्स होते हैं, सिमिलीज होती हैं, एज ब्यूटीफुल, एज मून. इस टाइप के वर्ड्स, मेटाफर्स और सिमिलीज नहीं यूज करनी होती, क्योंकि ये फॉर्मल बिजनेस लैंग्वेज में यूज नहीं किए जाते. ये लिटरेचर की लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो लिटरेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है ना. तो हम बिजनेस राइटिंग में इस तरह की चीजों को फॉलो नहीं करते, जिसको कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच. सो वी हैव टू मेक यूज लेस यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. ठीक है, बिकॉज इट इज मोस्टली द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन. बिजनेस में इस तरह की चीजें नहीं, एज ब्यूटीफुल, एज दिस, एज फलाना फलाना, इस तरह की नहीं बात करनी होती. ठीक है, तो स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए. ठीक है जी, तो ये कंक्रीटनेस है कि प्रिसाइज, टू द पॉइंट, सॉलिड, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्लियर वर्ड्स, नॉट द जनरल वर्ड्स, स्पेसिफिक आंसर. ठीक है, तो ये इससे आपके मैसेज में जो है वो कंक्रीटनेस आती है. जी, आई होप इट इज क्लियर. टीचर नजीबुल्ला का माइक ऑन कर दो, आप वो कुछ पूछना चाह रहे हैं. नजीबुल्ला, ओके. जी जी, नजीबुल्ला. हाँ जी. नजीबुल्ला, मैं आपको सुन नहीं पा रही सही. आप कोई और इनका क्वेश्चन कर सकता है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, शोर आ रहा है इनके उसमें ना बहुत ज्यादा, वर्ड्स नहीं समझ आ रहे. कोई इनका क्वेश्चन रिपीट कर सकता है? क्या पूछा उन्होंने? जी, कैन एनीवन रिपीट द क्वेश्चन? अब्दुल समद, आप बता सकते हैं वो क्या कह रहे हैं? टीचर मुझे खुद आवाज नहीं आई, उसने बस मुझे मैसेज किया था कि टीचर को बोलना, मैंने बोल दिया आपको. मैं उससे पूछ रहा क्वेश्चन हूँ भी आप, टीचर. हाँ, क्वेश्चन भी आपको मैसेज कर दे, फिर आप पूछ लो, फिर मैं बता देती हूँ. यस टीचर, यस टीचर.
क्योंकि वो शोर है ना, तो उस वजह से हम सुन नहीं पा रहे उनके सवाल। टीचर उसके मोबाइल में कोई मसला है टीचर, उसने मुझे वॉइस की है, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो वो मैसेज टेक्स्ट की मैसेज किया था उन्होंने? पूछ ले यार, ज्यादा जरूरी कोई सवाल है तो टेक्स्ट कर दे। ठीक है जी। बाकी और कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, आप उसे पूछे, टेक्स्ट मैसेज कर दे आपको। जी, और कोई स्टूडेंट? जी बच्चों। जी, क्लियर है सारा कुछ? ओके, सो विल बी स्टॉपिंग हियर। ठीक है, आज हमने दो जो है नेक्स्ट जो हमने पढ़े हैं पॉइंट्स,